आज के इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम जानेंगे 10वीं कक्षा में आने वाले साइंस यानी विज्ञान के वायरल सब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में। प्यारे बच्चों, हम लोग वैसे प्रश्न की चर्चा कर रहे हैं जो बिल्कुल ही आपके 2025 के बोर्ड एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं, तो आप सभी इसके साथ में अंत तक जुड़े रहें। पहला, आप लोग को जैसे ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न समाप्त होता है उसके बाद में आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के आपके जो है गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न शुरू होते हैं, तो इसको हम लोग देखेंगे। भौतिक शास्त्र से जो प्रश्न किया गया है कि प्रश्न संख्या 1 से 8 तक का लघुत्तरीय प्रश्न है और इसमें से केवल आपको 4 प्रश्नों को सॉल्व करने हैं और प्रत्येक के लिए जो है 2-2 अंक निर्धारित किए गए हैं। प्रश्न इसमें देख लेते हैं, फिर इसको हम लोग उत्तर बारीकी से करेंगे। और इसमें प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखें। फिर करें इसमें कि नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। अगला करें कि घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता। अगला प्रश्न को आ जा रहा है प्यारे बच्चों कि सूर्योदय के समय सूर्य रक्तताप यानी कि लाल क्यों प्रतीत होता है। फिर करें इसमें कि 5.0 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज ज्ञात करना है। बहुत ही शानदार, हम लोग बारीकी से इसका आंसर चेक करेंगे। आगे कह रहा है इसमें कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम को लिखें। फिर इसमें कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर क्यों ध्यान दे रहे हैं। आगे इसमें दिया है कि 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे की को जो है प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती। ये आपके 8 प्रश्न है जिसमें से केवल आपको 4 प्रश्न हल करने हैं। फिर इसके आगे आपका दिया गया है 9 और 10 प्रश्न जो है। और इसमें प्यारे बच्चों की विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचे, इसका सिद्धांत और कार्य विधि स्पष्ट करें। विद्युत मोटर में विभक्त वलय का क्या महत्व है, ये प्रश्न है। फिर इसमें अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि विद्युत शक्ति क्या है, निगमन करें यानी H बराबर I² RT, जहाँ S किसी प्रतिरोध और R में विद्युत धारा I द्वारा T समय में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा है। ये आपका इंपॉर्टेंट है। फिर आगे आपके केमिस्ट्री के प्रश्न दिए गए हैं यानी 11 से 17 तक, जिसमें भी आपको केवल 4 प्रश्नों को हल करने हैं। जब लोहे के कील को जो है कॉपर सल्फेट में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। इस प्रकार आपके प्रश्न है, इसको देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग सभी का आंसर जो है एक जोरा से करेंगे और ये आपके आए हुए प्रश्न है तो आपके इस साल पूछने की संभावना स्पष्ट है, तो इसको रट के जाइएगा। फिर इसमें का प्रश्न आपके जो है बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान से दिया गया है। इसमें भी आपके जो है सब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं, इसको हम लोग बहुत बारीकी से देखेंगे। चलिए हम लोग आंसर में भिड़ते हैं। आंसर इसमें कहा जा रहा है कि आपके प्रथम नंबर का जो आंसर कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन का नियम कह रहा है, तो आपको बता दें प्यारे बच्चों, जो प्रकाश का अपवर्तन का नियम होता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। फिर इसमें कहा जाता है प्यारे बच्चों कि आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का मान जो होता है एक नियतांक होता है, अर्थात साइन आई बट्टा साइन आर होता है। अतः जो है आपके ऑप्शन नंबर ए में आपका जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे इसमें दिया हुआ है समंजन क्षमता के बारे में, तो आपको बता दें प्यारे बच्चों कि नेत्र की समंजन क्षमता वह गुण है जिसके कारण नेत्र अपनी लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तित करके हमें निकट एवं दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट देखने में सहायता प्रदान करती है। यानी बता दें कि नेत्र की जो समंजन क्षमता होती है प्यारे बच्चों, जैसे हम लोग धूप में जब रहते हैं तो हमारी आंखें जो है क्या होती है, सिकुड़ जाती है। हम किसी वस्तु को देखने के लिए अपनी आंखों के पलकों को जो होता है सिकुड़ाते हैं, यानी वो जो सिकुड़ा कर हम देखते हैं तो हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। और अगर हम धूप से जैसे ही अंधेरा में जाएंगे तो हमें जो है आंखों को पूर्णतः खोलना होता है। आप लोग इसको देख लीजिएगा और ऐसे ही ये नेत्र की समंजन क्षमता है जो बिल्कुल ही आप लोग इसको याद करके जाइएगा। आगे इसमें दिया गया है कि श्रेणी क्रम में समान विद्युत धारा सभी उपकरणों में प्रवाहित होती है। श्रेणी क्रम से अधिक उपकरण लगाने से धीरे धीरे धारा का मान घटता जाता है, क्योंकि सभी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है और कुल प्रतिरोध विद्युत बहुत अधिक हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में प्रत्येक उपकरण के सिरों पर विभवांतर भिन्न होते हैं, इस कारण से इसका उपयोग नहीं किया जाता। आगे इसमें दिया हुआ है, ये आपका जो है 5 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या प्यारे बच्चों R है, तो उत्तल दर्पण है इसमें क्या हो जाएगा आपका प्लस में हो जाएगा आपका, यानी कि इसमें जो त्रिज्या हो जाएगी आपकी क्या हो जाएगी प्लस में 30 सेंटीमीटर। फोकस दूरी जो है F है इसमें भी प्लस हो जाएगा आपका। और फिर कह रहा है ऊंचाई के मान इसमें +5 दिया गया है। इसमें हम लोग देख लेते हैं प्यारे बच्चों, ये आपका U दिया है, वस्तु दूरी जब देगा तो माइनस में हो जाएगा और V यानी कि आकार पूछा जा रहा है।
तो आप सभी को इसका सूत्र पता है, दर्पण सूत्र 1/f = 1/u + 1/v होता है। इसमें जब हम मान भरेंगे इस तरह से इसका एलसीएम निकालेंगे तो हमें जो है 8.6 सेम प्राप्त होगा, जो बिल्कुल ही आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। फिर इसमें आवर्धन भी ज्ञात करना है, तो m = v/u होता है या s-h होता है, तो इसको हम लोग गुणा करेंगे तो 2.2 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। जो है s का मान 2.2 सेंटीमीटर जब प्राप्त हो जाएगा तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी सीधा तथा बिंब से छोटा बनेगा प्यारे बच्चों। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आगे इसमें बात करते हैं हम लोग, कहा जा रहा है इसमें कि प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे आभासी सीधा और इसमें बन जाएगा। फिर इसमें कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से मिलती है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो अभी हम लोग फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के बारे में जानेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र द्वारा धारावाही चालक पर जो लगे बल की दिशा है वह फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से मिलती है। बाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को परस्पर समकोणिक रखें। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का संकेत करती हो और मध्यमा विद्युत धारा की दिशा की, तो अंगूठा चालक की गति या उस पर लगे बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। यह नियम मोटर का नियम भी कहलाता है। आपके सामने ये चित्र दिया गया है, इसको आप लोग देख लीजिए। ये आपका दिया हुआ, इसमें तर्जनी दिया गया है, अंगूठा और मध्यमा दिया गया है। ये गति की दिशा है प्यारे बच्चों, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, ये विद्युत धारा की दिशा है। इस तरह से आपके फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम है, आप सब इसको याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में आने वाला है। आगे का प्रश्न का आंसर जो दिया गया है, कह रहा है कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती, क्योंकि ऐसा स्थिति में कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं हो जाएंगे, जिसका अभिप्राय यह होगा कि एक ही बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र को दो दिशाएं हैं, जो कि असंभव है। यानी एक ही बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं नहीं हो सकती है, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती, यानी कभी भी वह जो है काटती नहीं है, क्योंकि कटान बिंदु पर जो है चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं कभी नहीं हो सकती है। अतः ये आंसर जो है आपका बिल्कुल राइट है, आप लोग इसको याद करके रखिए। आगे का आंसर आपके स्क्रीन पर है। और इसमें कि संयोजकता की बात करते हैं, तो किसी भी तत्व की संयोजकता उसके परमाणु के सबसे बाहरी कोश में उपस्थित संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या से निर्धारित होती है। जैसे मैग्नीशियम की संयोजकता 2 है, तो मैग्नीशियम की बात करें प्यारे बच्चों, तो इसमें जैसे मीथेन, हम लोग मैग्नीशियम संयोजकता 2 दिया हुआ है, जैसे मीथेन निकालते हैं हम लोग तो CH4 होता है, यानी C 1 हो गया और H का वैल्यू जो हो गया 4 होगा। वहीं अगर एथेन निकालते हैं तो C डबल हो गया और H की संख्या जो है आपके 6 हो जाएंगी। इसी प्रकार आपको प्यारे बच्चों प्रोपेन निकालना है, तो प्रोपेन में जो है C का मान 3 हो गया और H का मान 8 हो गया। इसे आप लोग जो है इसको देख लीजिएगा। उसी प्रकार ब्यूटेन निकालिए। ये आपका संरचना सूत्र जो दिया गया है, आपको बता दें कि संरचना समयोही जो है आपका ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। अगर आइसो बनाएंगे तो इसके लिए अलग इसका संरचना सूत्र बनता है। आगे इसमें कह रहा है, जीव विज्ञान से प्रश्न है कि खनिज जो दिया गया है ये आपके आगे दिया गया है, इसको हम लोग नहीं देखेंगे। फिर इसमें कह रहा है कि गैंग के बारे में कह रहा है कि पृथ्वी से खनित अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि कई अशुद्धियाँ होती है, जिन्हें गैंग के नाम से जाना जाता है। अगर आगे इसमें दिया हुआ है प्यारे बच्चों कि निस्तापन, तो कह रहा है इसमें कि कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रक्रिया को निस्तापन कहा जाता है। फिर इसमें आगे बढ़ते हम लोग भर्जन की बात की जा रही है, तो भर्जन कह रहा है इसमें कि सल्फाइड अयस्कों को वायु की पर्याप्त आपूर्ति की स्थिति में तीव्रता से गर्म करके धातु को ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया भर्जन कहलाती है। सांद्रण के पश्चात अयस्क की वायु में उपस्थिति में गर्म करना भर्जन कहलाता है। और ये आप लोग जो है इसको रट के जाइएगा। अगला प्रश्न जो है आपके आने वाले प्रश्न है, तो इसको देख लेना है। धमनी और शिरा में निम्नलिखित अंतर है। क्या क्या अंतर है प्यारे बच्चों, देख लेते हैं। एक तरफ धमनी है और एक तरफ शिरा है। कह रहा है कि धमनी हृदय से रक्त का संवहन शरीर के विभिन्न भागों में करती है, और शिराएं जो है शरीर के विभिन्न भागों से रक्त को एकत्रित करके उसका संवहन हृदय तक करती है। यानी यह जो है हृदय से बाहर करती है, यह हृदय तक करती है। कह रहा है इसमें कि इनमें कपाट नहीं होते, लेकिन इनमें कपाट होते हैं। आगे इसमें बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। आगे आपसे कहा जा रहा है
कि इनकी दीवारें मोटी होती है लेकिन इनकी दीवारें पतली होती है। फिर इसमें कह रहा है धमनी में कि फुफ्फुस धमनी को छोड़कर शेष धमनियाँ ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त का परिवहन करती है। इसमें कह रहा है कि फुफ्फुस शिरा को छोड़कर शेष शिराएँ CO2 युक्त अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है। यानी ये शुद्ध रक्त, ये अशुद्ध रक्त, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, ये फुफ्फुस धमनी के बारे में की जा रही है। कह रहा है कि ये मांस के अंदर अधिक गहराई में स्थित होती है, ये मांस के अंदर कम गहराई में स्थित होती है। इसको भी हम लोग देख सकते हैं। कह रहा है इनमें रक्त का बहाव तेज और झटके से होता है, इनमें रक्त का बहाव धीमी चाल से होता है। तो आप सब इसको याद कर लीजिएगा, बिल्कुल आपके VVI प्रश्न है, आने वाले प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है इसमें प्यारे बच्चों कि पाचक एंजाइम का कार्य, पाचक एंजाइम का जो कार्य होता है वह भोज्य पदार्थ अर्थात प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट आदि का पाचन होता है। जैसे पेप्सिन, इलेस्मा का स्त्राव भोजन को आमाशय में पचाने का कार्य करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में आमाशय के अतिरिक्त आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा भी करता है। इस तरह से आप लोग इसको याद कर सकते हैं। आगे इसमें बात करते हैं आपसे प्यारे बच्चों, ये आपका जो प्रश्न दिया गया है कि जब पौधे के अंगों की गति प्रकाश उद्दीपन के प्रभाव द्वारा निर्धारित होती है तब इसे प्रकाशानुवर्तन करते हैं कहा जाता है। कह रहे जैसे छुई मुई पौधे जो होते हैं, जिसको हम लोग भोजपुरी में लजवंती के नाम से जानते हैं, तो प्रकाशानुवर्तन गति का प्रभाव पड़ता है। पौधे का प्रारोह बहुत धीमा यानी धीमी गति से प्रकाश आने की दिशा में वृद्धि करते हैं, लेकिन इसके पत्ते स्पर्श की अनुक्रिया के प्रति बहुत अधिक संवेदनशील है। स्पर्श होने की सूचना इसके विभिन्न भागों को बहुत तेज़ी से प्राप्त हो जाती है। पादप इस सूचना को जो है एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक संचारित करने के लिए विद्युत रसायन जो साधन का उपयोग करते हैं, उसमें सूचनाओं के चालन के लिए कोई विशिष्टकृत ऊतक नहीं होते, इसलिए वे जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपने पत्ता को जो होता है, पत्तों को सिकोड़ कर उसका आकार बदल लेती है। तो आप सभी छुई मुई के पौधे देखे होंगे कि जब भी हम लोग उसको टच करने जाते हैं तो टच करने से पूर्व ही जो है उसके सभी पत्ते जो होते हैं सिकुड़ जाते हैं, जिसको हम लोग लजवंती के पौधे के नाम से जानते हैं। ये आपका दिया हुआ है प्यारे बच्चों, इसको हम लोग देख लेते हैं। ये इसमें जो है आपके अंडवाहिनी दी गई है और यहाँ पर जो है फेलियन नालिका यानी कि अंडाशय जो होता है, अंडाशय की मात्रा ये दी गई है। फिर ये जो है आपका गर्भाशय है, इसको देते हैं एक ग्रीवा भाग है और यहाँ पर जो है आपके वाइजाइना बना हुआ है। इस तरह से आपके जो है संरचना चित्र दिया गया है, आपके मादा जनन अंग का है, जो आप सभी इसको बनाने का प्रयास कर लीजिएगा। ये आया हुआ प्रश्न है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि जीवाश्म जो है कितने पुराने हैं, इस बात के आकलन के दो घटक हैं। एक जो है सापेक्ष, यदि हम किसी स्थान की खुदाई करते हैं और एक गहराई तक खोदने के बाद हमें जीवाश्म मिलने जो है प्रारंभ हो जाते हैं, तब ऐसी स्थिति में यह सोचना जो है तर्क संगत है कि पृथ्वी की सतह के निकट वाले जीवाश्म गहरे स्तर पर पाए गए जीवाश्मों की अपेक्षा अधिक नए हैं। दूसरी विधि है कि फॉसिल डेटिंग, जिसमें जीवाश्म के लिए मतलब कि जाने वाले किसी एक तत्व के विभिन्न समस्थानिकों का अनुपात के आधार पर जीवाश्म का समय निर्धारण किया जाता है। यह जानना रोचक होगा कि यह विधि किस प्रकार कार्य करता है। जीवाश्म ईंधन के जो है मतलब कि पुराने या नए होने की जानकारियाँ प्राप्त होती है। आगे कह रहा है इसमें कि ओजोन परत की क्षति हमारे लिए अत्यंत चिंता का विषय है, और क्योंकि यदि क्षति बहुत अधिक होती है तो अधिक से अधिक बैगनी विकिरणें जो है पृथ्वी पर आएंगी, जो हमारे लिए निम्न प्रकार के हानिकारक प्रभाव डालती है। इनका प्रभाव जो है त्वचा पर पड़ता है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, पराबैंगनी किरणों का, जिससे त्वचा में कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। पौधों में वृद्धि दर कम हो जाता है, यानी पराबैंगनी किरणें जब ज़्यादा पृथ्वी पर आना शुरू करेगी तो पौधों का जो वृद्धि होगा वह रुक जाएगा। आगे कह रहा है इसमें कि ये सूक्ष्म जीवों तथा अपघटकों को मारती है, इससे परितंत्र में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। ये सभी जो है आपके ओजोन परत के अवक्षय के लिए बताया गया है, जो पराबैंगनी किरणें आकर यहाँ पर नष्ट करती है। आगे इसमें कहा जा रहा है प्यारे बच्चों, हम देखते हैं 28 नंबर प्रश्न को। कह रहा है कि मानव के श्वसन अंग के निम्नलिखित भाग है दिया इसमें नासा गुहा, यानी नाक जो है श्वसन तंत्र का प्राथमिक और प्रारंभिक अंग है।
इसके दोनों छिद्र से होकर वातावरण की वायु भीतर प्रवेश करती है। नासा गुहा से पहले और नासा छिद्रों से आगे की दीवारों पर बाल पाए जाते हैं प्यारे बच्चों, जो हवा को छानने का कार्य करते हैं। फिर इसमें जो है आपके सामने दिया गया है, आप लोग इसको देख लीजिए। ये आपका जो है बिल्कुल ही मानव के श्वसन तंत्र की इसमें जो प्रक्रियाएं हैं उसको बनाई गई है। इसमें आपके जो है नासिका बेस में है, मुख है, फिर इसमें जो भी आपके चीज़ें दी गई हैं, ट्रैकिया, फेफड़ा, हृदय का स्थान, डायफ्राम, ये सभी चीज़ें दी गई है। तो इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा क्योंकि ये 5 नंबर का प्रश्न है। आगे इसमें आपको जो है ग्रसनी दिया गया है। ग्रसनी के बारे में कह रहा है कि नासा गुहा के आगे घुमावदार रास्ते को जो है ग्रसनी कहते हैं। ग्रसनी एक छिद्र द्वारा जो है श्वास नालिका में खुलती है, इसे ग्लाटिस कहते हैं। यह एक उपस्थित युक्त कपाट द्वारा ढका रहता है जिसे एपीग्लाटिस भी कहा जाता है। श्वास नली में भोजन के कण को जाने से रोकता है। बहुत शानदार। आगे इसमें दिया है कि कंठ या ट्रैकिया, इनकी इसको वा के अंतर कहते हैं। यह एक लंबी, चौड़ी और उपास्थि की बनी हुई नालिका होती है जो ग्रसनी के आगे का भाग में स्थित होती है। कंठ से आगे का भाग जो है श्वास नली कहलाता है। श्वास नली आगे विभाजित होकर जो है ब्रोक्स बनाते हैं। यानी ब्रोक्स की बात करें तो ट्रैकिया के आगे का भाग जो है ब्रोक्स कहलाता है। ट्रैकिया आगे जाकर जो है उल्टे आकार में 2 शाखाओं में बढ़ जाता है। प्रत्येक शाखा जो है ब्रक्स कहलाती है। फिर इसमें आपका जो फेफड़ा दिया गया, फेफड़ा देख लेते हैं। 2 ब्रक्स से एक एक फेफड़े लगे होते हैं। प्रत्येक फेफड़े जो है दोहरी झिल्लियों से घिरे रहते हैं जिन्हें फुफ्फुस वर्णी या पल्मोनेरो झिल्लियाँ कहते हैं। ब्रॉक्स जब फेफड़े के अंदर पहुंचता है तब वह छोटी छोटी अनेक शाखाओं में विभाजित हो जाती है। एक और इसमें डायफ्राम, यह एक लचीली परंतु मजबूत रचना होती है जो विपक्ष को उदर से अलग करती है। यह ऊपर अथवा नीचे की ओर फैलकर वक्ष गुहा के आयतन को घटाने या बढ़ाने का कार्य करती है। इसके कारण फेफड़े जो है क्या करते हैं, पिचकते हैं या फूलते हैं। ये डायफ्राम का काम होता है। इस तरह से हम लोगों ने जो भी आपके एग्जाम में आने वाले सब्जेक्टिव प्रश्न थे वे सभी प्रश्नों को देखें। कुछ प्रश्न रह गए हैं जिसको हम लोग अगले वीडियो में पूरा कवर कर लेंगे और बाकी प्रश्न आपके इस क्लास के अंदर से ही आएंगे। और जो है आप इस क्लास को अगर लास्ट तक देखते हैं तो आपका बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। इससे प्रश्न जो है बाहर नहीं किए जाएंगे। हम लोग वही प्रश्न कर रहे हैं जो बिल्कुल आपके 2025 के एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं और यही आने वाले भी हैं। तब तक आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, घूमते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।